है कि फॉरबिसगंज का सुल्तान पोखर जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक पोखर है और ऐतिहासिक के रूप से भी एक धरोहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन सुल्तान पोखर के चारों तरफ अतिक्रमण के कारण, गंदगी के कारण सुल्तान पोखर का अस्तित्व खतरे में है। क्या जो योजना आप अभी बता रहे थे वो सुल्तान पोखर को बचाने के लिए? फॉरबिसगंज में एक और धरोहर है सर, रेणु पुस्तकालय, जो बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है और लगभग समाप्त होने की दिशा में है। शायद इसकी जानकारी आपको नहीं हो, तो सर इस दिशा में अगर कुछ ठोस कदम उठे, कुछ बुद्धिजीवियों का भी वहां कहना है कि उस पुस्तकालय का भाजपा का गढ़ रहा है फॉरबिसगंज, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में मात्र 221 वोटों से वहां भाजपा हार जाती है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर वह प्रत्याशी दूसरा रहता तो वह? नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय संडील, आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। आज हमारे साथ में अररिया जिला के वरिष्ठ भाजपा नेता, अररिया जिला के सांसद एवं अररिया जिला ही नहीं बल्कि सीमांचल में हिंदुओं की बुलंद आवाज प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में है। सर, मेरे चैनल पर पहली बार स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, अभी सबसे तो पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अररिया गलगलिया रेल लाइन के लिए आपको, और दूसरी अभी महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार करके आए हैं, लगातार बीजेपी जीत रही है, दोनों की शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र में जो भाजपा की जीत हुई है सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है आज संपूर्ण भारत में नहीं दुनिया में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारा जो विजय का जो श्रृंखला शुरू हुआ है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, अब हम बंगाल में जाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में चुनाव हुआ वहाँ स्पष्ट दिखा कि लोगों को अब किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है, मात्र भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और विकास चाहता है लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता लगातार बढ़ रहा है, देश में अब विकास चाहता है। दूसरी तरफ जो वहाँ पे ठाकरे परिवार जो कभी मराठी गैर मराठी की बात करता है, उत्तर भारतीयों को मारता है, तो इसका भी असर है। तो हमारा तो मंत्र है सबका साथ। लेकिन सर, कभी वो भी आप ही के मित्र थे। जब तक मित्र थे तब तक तो ठीक ठाक हम कंट्रोल भी करते थे, लेकिन अब वो मित्र रहा नहीं हमारा, तो विपक्ष में गया तो उसी तरह का संस्कार उसको बन गया। सर, अररिया जिला हर साल बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता है, फसलें बर्बाद होती है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। तो कोसी मेची लिंक परियोजना या नदियों को जोड़ने के लिए कुछ परियोजनाएं या योजनाएं आपके द्वारा जो इस क्षेत्र के खुशहाली के लिए एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसी कुछ योजनाएं हैं? देखिए, लगातार मैं 5 सालों से सदन में इन बातों को उठाता रहा और कई विजुअल मेरा होगा भी कि नेपाल में बारिश के कारण और छोटी छोटी नदियां हमारे यहाँ बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो फसल तो बर्बाद करता ही है, साथ साथ हमारा जो रोड पुल सड़क बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहा ले जाता है और जान माल का भी क्षति होता है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 5 साल तक मैं उठाता रहा, नहीं हुआ, परंतु नई सरकार जब 2024 में चुनाव हुआ, जब बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने कोसी मेची नदी जोड़ योजना में 11,000 करोड़ राशि स्वीकृत किया, और पहला सांसद मैं हूं पूरे बिहार का जो सदन में बजाबते मैंने प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद किया कि आपने ऐतिहासिक काम किया, इसके लिए आपको आभार। और आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि कोसी मेची नदी जोड़ योजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, जो ये 5-6 जिला है, ये बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी, और खरीफ फसल के टाइम में जो परमान नदी, भुलवा, बकरा, नोहंदरा, कनकई, सुरसर जो पानी बह के चला जाता है, उन पानी को रोक करके भी हम खेत में पटवन का काम होगा। तो लगभग नदी का दोनों तरफ तटबंध बनने वाला है और नहर भी बनेगा।
ताकि वो पानी जो बह के बर्बाद होता है वो खेतों में किसान के लिए पानी दिया जाएगा। और लगभग 2600 करोड़ का एक टेंडर होना था, वो हो गया है। दूसरा पार्ट है 3600 करोड़ का, वो भी हो गया है। मुझे लगता है कि आंध्रा का कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है, संभवतः वह काम शुरू करने वाला है या कर दिया होगा, अभी वह काम लगभग फाइनल है। सर, खेती और किसानी की बात कर रहे हैं आप। अररिया जिला कृषि प्रधान जिला है, मक्का आधारित यहाँ पर मक्के की उत्पाद सभी जानते हैं कि बेगूसराय के बाद बिहार में अररिया एक्सपोर्ट के मामले में, मक्का एक्सपोर्ट के मामले में दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ पर मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है। सर, इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, एक तो बाढ़ से मुक्ति हमने करा दिया, लगभग वह 2 लाख हेक्टेयर जमीन का पटवन भी होगा और बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक मक्के की सवाल है, तो मक्के के बारे में भी मैंने कई सवाल किया है और विधानसभा चुनाव में भी बिहार सरकार का और प्रधानमंत्री जी का भी दोनों ज्वाइंट घोषणा है कि अब बिहार में हर जिले में उद्योग लगना है। तो हम तो चाहते हैं कि अररिया जिला में मक्के से आधारित उद्योग लगे। एक उद्योग आपका फारबिसगंज में लगा भी है, तो एक आधा पार्ट शुरू हुआ है, लेकिन एक से नहीं होगा, कई उद्योग लगाना पड़ेगा ताकि पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, देश के बेंगलोर से, कर्नाटक से, अनेक राज्यों से लोग दिल्ली से मक्का खरीद के ले जाता है और पूरे दुनिया के बाजार में और भारत के बाजार में वो जाता है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि मक्का बाहर न जाए, यही प्रोसेसिंग हो, क्योंकि उसका डायरेक्ट फायदा किसानों को मिले, किसानों को हो। किसानों को जब उद्योग लगेगा तो निश्चित रूप से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। जो मक्का अभी 2200-2500 बिकता है, मैं समझता हूँ कि वो 3000 रुपया कुंटल बिकेगा। तो आने वाला दिन में मक्का आधारित उद्योग यहाँ निश्चित लगेगा और हम सब किसान का बेटा है। अररिया जिला नहीं, एक कृषि प्रधान देश है और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, वो कहते भी हैं कि जब तक भारत का किसान खुशहाल नहीं होगा, उनका आमदनी दोगुना नहीं होगा, तब तक भारत समृद्ध नहीं हो सकता। अच्छा सर, बीच में एक सवाल मैं आपसे ये लेता हूँ कि अभी भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, तो वो आपके शायद आपसे जूनियर है राजनीति में, तो कोई असहजता महसूस हो रही है कि आपसे जूनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? नहीं, ऐसा नहीं है। जूनियर सीनियर की बात नहीं है, युवा चेहरा को दिया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का सोच देखिए, पार्टी का सोच कितना बड़ा है कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित भाई गृह मंत्री जी हैं, लेकिन आने वाला जो भारत है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जब तक परिवर्तन नहीं होगा। तो आने वाला जो समय होगा, युग का परिवर्तन किया है, यह तो एक प्रक्रिया है ना। भारतीय जनता पार्टी वही है, विचारधारा वही है, वो नहीं बदल सकता है। तो नए लोगों को इसलिए दिया है कि एक तरफ जो 45 साल का चेहरा है नितिन नवीन, एक नया सोच, नया उमंग, और युवाओं को संदेश है। जैसे आज मैं सांसद हूँ, हो सकता है 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस बाद मैं नहीं रहूँगा, कोई तो रहेगा। तो मैं तो युवाओं से भी कहता हूँ कि आप अच्छा काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। और राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है, सेवा करने का जरिया है। राजनीति उसी का नाम है जो लंबी राजनीति करना चाहता है, उसको सेवा करना ही पड़ेगा, सेवा भाव होनी चाहिए। संसद जी, अररिया में युवाओं के उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़े संस्थान नहीं है, जैसे नीट, IIT जैसे, तो इसके लिए आपके तरफ से कुछ प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ के बच्चे भी अपने घर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके? आप जो है जिस तरह की बातें करते हैं, आज से 15 साल पहले बिहार कैसा था, आज कैसा है? बदलाव तो हुई है, बदलाव हुई है ना। निश्चित। हम तो चाहते हैं कि नीट हो, IMM हो, एम्स हो,
आपको पता है ना कि एम्स दरभंगा बन गया। अब जब भी बनेगा तो कमिश्नरी को पहले लेगा, फिर हम जिला आएंगे। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते सब होगा। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, अब तो बन गया। अब मेडिकल भी आपके यहाँ हो गया है, अब काम शुरू होने वाला है। 4 लाइन 6 लाइन और IIT रानीगंज में भी बना है ITI। अब बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज बनने जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो तकनीकी पढ़ाई है, जो यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, मैं चाहता हूँ और सरकार का भी सोच है कि नई शिक्षा नीति भी आया है और हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई बम्बई में हो, दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है या साउथ के एरिया में होता है, वो पढ़ाई बिहार में हो। तो पहले तो रोड ही नहीं था, पुल ही नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो अब सब चीज आहिस्ते 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 ठीक हो रहा है। अब हमारे यहाँ हवाई जहाज चल रहा है पूर्णिया से। अभी मैं गुजरात जाऊंगा, आज जाऊंगा शादी अटेंड करके, रात में कल मैं फिर अररिया रहूंगा 2 बजे। ये मोदी जी का देन है ना। कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो कनेक्टिविटी जब बढ़ी है तो अब उद्योगपति भी आपके यहाँ आएगा। कोई भी उद्योगपति वो देखता है कि कनेक्टिविटी क्या है, क्या रेल मार्ग है कि नहीं, हवाई मार्ग है कि नहीं, 4-6 लाइन है कि नहीं। तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। अब उद्योग भी आएगा। शिक्षा जगत में नए नए टेक्निकल कॉलेज भी खुलेंगे। जो पढ़ाई अन्य राज्यों में होता है वो बिहार में होगा। प्रधानमंत्री का भी सोच है कि जैसे साउथ का राज्य हमसे आगे है और नॉर्थ ईस्ट का जो इस राज्य है, जैसे बिहार, बंगाल, असम, रूप से हिंदी भाषी राज्य इधर का हिंदी भाषी, तो उनको बराबरी में लाना है। अब बिहार का बजट जब मैं MLA बना था 2023 में, वो 23,000 करोड़ का था। आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो अंतर है ना। बिल्कुल अंतर है। तो इस नाते सब चीज होगा। स्पष्ट जान लीजिए, भाजपा है तो भरोसा है, मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा सर, मोदी है तो मुमकिन है आपने कहा। तो अभी आपने कुछ देर पहले रानीगंज पार्क का जिक्र किया था, बगल में कुशियार गांव जैविक पार्क है। तो सर ऐसा योजना क्यों नहीं लाया जाता है जिससे इस पार्क का और विकसित करके एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे स्थापित किया जाए, जिससे लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा और पलायन की स्थिति भी कुछ कम होगी। अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसे जो आपका रानीगंज में बनेगा वह बिहार में नहीं है उतना बड़ा चिड़ियाघर, लगभग 450 एकड़ में बनेगा। वह प्रोसेस चल रहा है। बिहार सरकार भेजा है केंद्र को, कुछ तकनीकी सब जो त्रुटियां हैं वो दूर होगा और बड़ा बनेगा। जब वो बनेगा बड़ा जो हो देश लेवल का, तो यहाँ पे पर्यटक आवेगा। और अभी हमने DM साहब से कहा है कि अभी दिशा की बैठक है 27 तारीख को, कि अररिया काली मंदिर से पूरब जो पुराना परवान नदी है, लगभग 22-25 एकड़ जमीन बिहार सरकार की है। तो मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि जल जीवन हरियाली, कि जो पुराना नदी है उसको हम लोग चीर के बड़ा झील बनवावे। और आपको पता है कि अशोक झा पत्रकार नहीं हमारे बीच, और हमारे नदी में डॉल्फिन मछलियां हैं। एक डॉल्फिन पॉइंट बनाया जाए, एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, एक झील बनाया जाए, उसमें चारों तरफ सड़कें हो, वृक्ष लगाया जाए, लाइटिंग किया जाए और वो झील में बोर्ड दे दिया जाए। तो ये सब होने वाला है, देखते जाइए। सर यहीं पर एक बड़ा प्रश्न उभरता है कि फॉरबिसगंज का सुल्तान पोखर, जो कि बिल्कुल ऐतिहासिक पोखर है और ऐतिहासिक के रूप से भी एक धरोहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन सुल्तान पोखर के चारों तरफ अतिक्रमण के कारण, गंदगी के कारण सुल्तान पोखर का अस्तित्व खतरे में है। क्या जो योजना आप अभी बता रहे थे वो सुल्तान पोखर को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने ये बात संज्ञान में दिया है। मेरे दिमाग में भी ये बातें थी, परंतु व्यस्तता के कारण भूल गए थे। सुल्तान पोखर बहुत बड़ा धरोहर है और वह इंक्लोजमेंट
वो जो अतिक्रमण बहुत है, और अभी सरकार का भी लक्ष्य है अतिक्रमण को खाती करना और उसको बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मैं जल्दी उस पर एक्शन लेने वाला हूं। मैं देखूंगा कि जो वो अतिक्रमण मुक्त हो और पोखरा का भी सौंदर्यीकरण हो, ताकि छठ के पूजा के समय में वहाँ छठ भी होता है बड़ी भव्यता से, तो छठ व्रतियों के लिए भी, और एक धरोहर है फारबिसगंज का सुल्तान पोखर, इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हाँ सर, तो ये सुल्तान पोखर की बात कर रहे हैं। साथ ही फारबिसगंज में एक और धरोहर है सर, रेणु पुस्तकालय, जो बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है और लगभग समाप्त होने की दिशा में है। शायद इसकी जानकारी आपको नहीं हो, तो सर इस दिशा में अगर कुछ ठोस कदम उठे, कुछ बुद्धिजीवियों का भी वहाँ कहना है कि उस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए। रेणु पुस्तकालय का जीर्णोद्धार मैं करूँगा जी, इसको मैं जल्दी करूँगा। धन्यवाद सर। अब कुछ एक राजनीति पॉइंट पर आ जाते हैं सर। भाजपा का गढ़ रहा है फारबिसगंज, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में मात्र 221 वोटों से वहां भाजपा हार जाती है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि अगर वहां प्रत्याशी दूसरा रहता तो वह भी भाजपा जीत सकती थी? चलिए, अब तो ये समय खत्म हो गया है। अब वो दूसरा तीसरा जो पार्टी जो करते हैं उसको मानते हैं हम लोग, और वोट तो बढ़ा है हम लोगों का जी। पिछले बार 1,02,000 वोट आया था, इस बार 1,20,000 वोट आया है, परंतु कम वोटों से हार हुई है। आने वाला दिन में फिर हम उसको जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाजपा का गढ़ रहा है, कहाँ हार हुई इसका समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं, और वह सीट हमारा है। आने वाला दिन में फिर भाजपा रहेगा वो। सर, विकास से लेकर, अररिया के विकास से लेकर वर्तमान राजनीति का आपने सब कुछ अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। क्या कहेंगे अब, चूंकि 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस है, अररिया के आम लोगों को क्या संदेश अररिया के सांसद प्रदीप सिंह जी की तरफ से? गणतंत्र दिवस पर संपूर्ण देशवासी एवं अररिया जिला वासियों को बधाई और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा सेवा है और राष्ट्र का पूजा सर्वोपरि है। तो ये थे अररिया के युवा सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिन्होंने अररिया के विकास से लेकर वर्तमान राजनीति एवं अररिया फारबिसगंज के कुछ ऐसे जगह जो लगभग समाप्त होने की स्थिति में है उन पर पूर्ण रूप से बिल्कुल बेहतर तरीके से जवाब दिया। और इन्होंने वादा किया है कि फारबिसगंज के सुल्तान पोखर और रेणु पुस्तकालय का जीर्णोद्धार संसद जी के द्वारा बहुत जल्द किया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए द मिथिलांचल न्यूज।